ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेगा माइंड स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू हम आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन और वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कोई भी एसिड को आप कैसे डाइल्यूट करेंगे, है ना। इसी तरीके से हमने ये भी जाना कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है। यस, H प्लस आयंस। सारे बेसिस में क्या कॉमन है, OH माइनस आयंस। इस प्रेजेंट लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और किसी भी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे पता लगाया जाए। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक स्केल डिजाइन किया है, दैट इज कॉल्ड pH स्केल। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये pH स्केल क्या होता है और किस तरीके से इस pH स्केल की हेल्प से हम किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और किसी भी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो क्या हम किसी एसिड में प्रेजेंट जो H प्लस आयंस है या OH माइनस आयंस है उनकी क्वांटिटी को पहचान सकते हैं या पता लगा सकते हैं। एंड हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और अ बेस, कि कोई भी दिया गया एसिड जो आपको दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ओके, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए एक इंडिकेटर बनाया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये कुछ इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये मैंने पहले लेक्चर्स में आपको समझाया है, जो हमको इंडिकेट करते हैं कि कोई भी मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है, वो कलर में चेंज देकर या स्मेल में चेंज होकर। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब अगर आपने कोई सॉल्यूशन दिया है, आपको पता लगाना है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है जो अलग अलग सॉल्यूशंस में अलग अलग कलर देगा। फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल अगर क्या है, वेरी एसिडिक मटेरियल है, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है, तो वहाँ पर आपको कौन सा कलर मिलेगा, रेड कलर। और जैसे जैसे आप न्यूट्रल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कलर में क्या आता जा रहा है, चेंज आता जा रहा है। यहाँ पर पिंक कलर है, फिर ऑरेंज कलर है, फिर येलो है, ये ग्रीन है, इसके अलावा ये लाइम ग्रीन है, ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन। तो अगर आपने न्यूट्रल मटेरियल लिया है लाइक वाटर, तो उसमें अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाओगे तो वो ग्रीन कलर देगा, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर का आना ये बताता है कि दिया गया मटेरियल क्या है, न्यूट्रल है। ओके, और जैसे जैसे आप बेसिक नेचर बढ़ाते जाएंगे मटेरियल का यानी कि सॉल्यूशन का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के, जैसे पेल ब्लू, ब्लू, डार्क ब्लू, वायलेट, पर्पल। तो जब वेरी अल्कलाइन यानी कि बहुत ज़्यादा बेसिक मटेरियल हो जाएगा तो वहाँ पर आपको पर्पल कलर मिलेगा, क्या मिलाने पर, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाने पर। तो ये अलग अलग कलर्स है स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी भी एसिड या बेस या न्यूट्रल मटेरियल में मिलाने पर ये आपको मिलेंगे। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, pH स्केल। तो स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल। तो यहाँ पर हम समझते हैं पहले तो pH के बारे में कि ये गिवन किसने दिया है, गिवन बाय सोरेनसन, है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है। सोरेनसन एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने pH स्केल के बारे में बताया। Here P stands for potence. Potence का मतलब होता है पावर। It is a German word. ये जर्मन वर्ड है। ओके, पोटेंस जो है ये जर्मन वर्ड है। ओके, तो किस चीज का पावर बताएगा ये, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ H प्लस आयंस। तो किसी भी लिक्विड में जब आप किसी मटेरियल को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर वो H प्लस आयंस जनरेट कर रहा है तो वो मटेरियल एसिड रहेगा। क्या रहेगा, एसिड रहेगा। तो डिफरेंट मटेरियल्स में H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती है। जिसमें ज़्यादा रहेगी वो एसिडिक हो जाएगा
और जिसमें कम हो जाएगी वो लेस एसिडिक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ओके, तो वाटर के पास दोनों आयंस होते हैं बेटा, H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा। आप कब किसी मटेरियल को एसिडिक मानेंगे? जब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके, और किस मटेरियल को आप बेसिक मानेंगे? जब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर के अंदर H प्लस आयन भी होता है, OH माइनस आयन भी होता है। पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो pH स्केल है वो 0 to 14 बिलोंग करता है। pH स्केल 0 to 14 बिलोंग करता है, मतलब उसकी लीस्ट जो वैल्यू है 0 है और उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 14 है। ओके, और बीच में एक लाइन है आपको दिखाई दे रही है, इट इज ऑफ 7 पर क्या दिख रहा है बेटा, न्यूट्रल। ओके, तो जनरली ये वाटर का pH होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर H प्लस, अच्छा ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ पर मैं डार्क ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये जो है ये बॉर्डर लाइन है। ओके, इट इज अ बॉर्डर लाइन। तो इसके ऊपर जो है वो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को शो किया गया है, नीचे की साइड पर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को शो किया गया है। देखेंगे आप कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी सॉल्यूशन चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक, उसमें दोनों टाइप के आयंस होते हैं, H प्लस भी रहेंगे, OH माइनस भी रहेंगे। लेकिन आप कब आप उसको एसिडिक मानेंगे? जब H प्लस आयन ज़्यादा रहे और OH माइनस आयन क्या रहे, कम रहे। क्लियर है? और यहाँ पर आप देखेंगे ये 0 की तरफ आ गए हम, तो एसिडिक नेचर क्या हो गया है, इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा और OH की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम। समझ में आ रही है बात आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि H प्लस की आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सबसे ज़्यादा हो गई और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम हो गई। और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं तो देखिए आप, ये जो ब्लू लाइन है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब है यहाँ पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो इधर जाने पर आप किसकी तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस पोजीशन पर अप्रोक्सीमेट सेम लेवल हो जाएगा किसका, H प्लस, और इक्वल हो जाएगा किसके, OH माइनस के। तो ये pH रहेगा 7। जैसा कि वाटर में आपको मैंने बताया था अभी शुरुआत में कि वाटर जो है उसका नेचर न्यूट्रल क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास जितने H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस आयन से है। ओके, इसीलिए वाटर क्या हुआ है, न्यूट्रल हुआ है। ओके, अब जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हैं तो ये किसके डोमिनेंस का फील्ड आ गया है, यहाँ OH माइनस आयन की चलेगी। इस जोन में H प्लस की चल रही है, सारे मटेरियल एसिडिक है। और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है और न्यूट्रलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पर H प्लस और OH माइनस आयन बिल्कुल बराबर हो गए हैं, मटेरियल क्या हो गया है, न्यूट्रल। ओके, अब जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हैं तो आप देखें कि H प्लस वाला जोन नैरो होता जा रहा है, OH माइनस आयन वाला जोन जो है बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पर OH माइनस आयन ज़्यादा रहेंगे, H प्लस आयन बहुत कम हो जाएंगे, तो बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। और इधर की साइड आप देखेंगे तो OH माइनस आयन अपने हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पर होंगे। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग बेसेस यहाँ पर बिलोंग करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस भी सॉल्यूशन का pH जो है pH बिलो 7 रहेगा, बिलो कितना रहेगा, 7 रहेगा, बिलो 7, देन द मटेरियल विल बिकम एसिड। ठीक है, मटेरियल क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अच्छा, एग्जैक्ट 7, अगर pH इज इक्वल टू 7 हो जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। यहाँ पर H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी। और जैसे ही आप इधर की साइड बढ़ रहे हैं मतलब pH अबो 7 हो जाएगा, अबो 7, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, बेसिक मटेरियल बन जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पर 0 to 14 जो है वो
बिलोंग करता है पीएच स्केल, और ये जोन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, कम है। तो इसीलिए यहाँ पर सभी मटेरियल्स का नेचर एसिडिक होगा। ये 0 से लेकर 6.999 तक सब एसिड रहेंगे। एग्जैक्ट 7 पर H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर हो जाती है। pH 7 पर न्यूट्रल मटेरियल मिलेंगे, और जैसे जैसे आप 7 के अबोव 7.01 से स्टार्ट कर दो तो 14 तक आप जाओगे तो यहाँ पर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, H प्लस की कम हो जाएगी। मटेरियल का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.11, टेस्ट द pH वैल्यूज of solutions given in table 2.2. record your observations. What is the nature of each substance on the basis of your observations. Okay, तो टेबल 2.2 जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, लेकिन वो क्या है, वो ब्लैंक है। तो अभी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं कि सलाइवा मतलब जो आपकी लार होती है, सलाइवा होती है बिफोर मील, यानी आप खाना नहीं खाया है आपने, उसके पहले अगर हम बात करें तो खाना खाने के पहले जो है वो पीएच पेपर पर, अगर आप पीएच पेपर एक येलोइश पेपर होता है, उस पर अगर आप डालोगे आपकी सलाइवा को खाना खाने के पहले तो वो ग्रीन कलर देगी, ठीक है ना। मतलब इसका जो पीएच है अप्रोक्सीमेट 6.8 टू 7.4 के समथिंग आएगा, जो कि मेंशन रहता है पेपर पर भी। और नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक और बेसिक। ये मतलब ये एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी, क्योंकि 7 पर न्यूट्रल है, 7 से बिलो एसिड है, 7 के अबो बेस है। ओके, सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद येलो ग्रीन कलर देगी, और जैसे येलो ग्रीन कलर आएगा मतलब आप किसकी तरफ बढ़ गए, एसिड की तरफ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको कि आप खाना नहीं खाया था आपने, तो जो पीएच लेवल था वो न्यूट्रल के आसपास था, लेकिन जैसे ही आपने खाना खा लिया उसके बाद सलाइवा जो है वो एसिडिक हो गई है। क्या हो गई है, एसिडिक। ओके, और इसी एसिडिटी की वजह से कोरोजन होने लगता है दांतों में, ठीक है। लेमन जूस जो है चूंकि ये एसिड होता है तो ऑरेंज कलर देगा पीएच पेपर पर। अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू इसकी 2.2 मतलब बहुत कम है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, मटेरियल एसिडिक हो गया। इसके अलावा कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक जो है मतलब जैसे कोको कोला, पेप्सी वगैरह, ये कलर ऑफ पीएच पेपर, इस पर येलो आएगा और पीएच वैल्यू रहेगी बेटा 4.0, और ये भी मटेरियल क्या होते हैं, एसिडिक। इसके अलावा है कैरोट जूस, है ना, गाजर का जूस अगर आप बनाएंगे पीएच पेपर पर उसका सॉल्यूशन 1-2 बूंद डालेंगे, येलो ग्रीन कलर आएगा, 6 पीएच क्या रहेगा, एसिडिक। कॉफ़ी येलो कलर देगी, ये भी 4.5 के आसपास इसका पीएच है, एसिडिक मटेरियल है। टोमेटो जूस येलो कलर और 4.3, और इसका पीएच भी एसिडिक है। टैप वाटर यानी नल का जो पानी आता है ग्रीन देगा कलर, 6 से 8.5 तक हो सकता है, और इसमें जो है चेंज हो सकता है प्लेस के अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू, इसलिए वेरीड लिख दिया है वहाँ पर। ओके, 1 MnOH, ये 1 मोलर NaOH है। ये मोलरिटी वगैरह आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्या होती है। अभी आप समझ लो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, ये डार्क ब्लू कलर दे रहा है, पीएच पेपर पर आपने देखा था डार्क ब्लू कलर कौन देता है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, और ये क्या रहेंगे बेटा नेचर में, बेसिक रहेंगे। ओके, और 1 MnHCl जो है वो रेड कलर देगा, और इसका पीएच होता है 0, मतलब 0 पीएच वाले भी सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये नेचर क्या हो गया, एसिडिक। तो ये आपकी टेबल 2.2 जो है ये पूरी सॉल्व है यहाँ पर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये वही बात है, गैस्ट्रिक जूस जो है, जो स्टमक सिक्रीट कर रहा है HCl, वो ऑरेंज कलर दे रहा है, मतलब इसका पीएच कितना होता है 1.2, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, लेमन जूस 2.2, चूंकि इसका भी पीएच लो है तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्योर वाटर, ब्लड जो है हमारा वो 7.4, हमारा ब्लड जो है वो बेसिक होता है नेचर में, ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। हमारा ब्लड नेचर में क्या है, बेसिक है। प्योर वाटर का 7 हो रहा है लेकिन वो एग्जैक्ट 7 रहेगा, लेकिन हमारा ब्लड जो है वो एग्जैक्ट 7 वाला नहीं है, 7.4 के आसपास इसका पीएच होता है, ठीक है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, इसका जो पीएच है ये पीएच दिया गया है 10, कितना दिया है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एसिडिटी दूर करने के लिए जनरली पिया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अबाउट 14 इसका क्या होता है, पीएच होता है। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस पूरे डिस्कशन में निकल कर आए हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स
ऑन द नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस, है ना, प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, से 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन है, ओके, देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ समझने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि जैसे आपने अगर HCl लिया और उसके 100 मॉलिक्यूल लिए और उसको अपने पानी में डाला, है ना, इफ़ यू डिजॉल्व इट इन वाटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं AQ, तो H प्लस 100% ब्रेक होगा और HCl 100% ब्रेक होगा, H प्लस आयन बनाएगा 100% और 100% Cl माइनस, ओके। बट अगर आपने इसकी प्लेस पर अगर आपने दूसरा एसिड ले लिया लाइक CH3COOH, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो इट विल नॉट गिव 100% H प्लस आयंस। मतलब 100 मॉलिक्यूल अगर आपने लिए हैं ना, तो सिर्फ 10 ही टूटने वाले हैं, ये सारे नहीं टूटेंगे, क्लियर है, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। ये क्या है बेटा, वीक एसिड है। और अगर चूंकि 10 मॉलिक्यूल अगर टूट रहे हैं, इसके 100 में से सिर्फ 10 टूटे, तो ये 10 CH3COO माइनस में कन्वर्ट होंगे, है ना, पानी के अंदर, और H प्लस आयन भी ये कितने बनाएंगे, सिर्फ 10 बनाएंगे, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये भी एसिड है, HCl भी एसिड है और एसिटिक एसिड भी एसिड है, लेकिन ये ज़्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन जनरेट कर रहा है और ये कम नंबर ऑफ H प्लस आयन जनरेट कर रहा है। तो दोज एसिड्स विच गिव लेसर नंबर ऑफ H प्लस आयंस आर वीक एसिड्स। जो कम नंबर ऑफ H प्लस आयन देंगे वो वीक एसिड रहेंगे, जो ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे। तो इसका मतलब है कि एसिड और एसिड में भी डिफरेंस है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड है। जैसे स्टूडेंट और स्टूडेंट में भी डिफरेंस होता है ना, भाई आपकी क्लास में कोई टॉपर होगा तो कोई मिडिल रैंक का स्टूडेंट होगा, कोई डफर भी हो सकता है, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स में डिफरेंस होता है, उसी तरीके से एसिड्स में भी डिफरेंस है। जो ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन दे दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम नंबर ऑफ H प्लस आयन दे वो वीक एसिड है, ओके। एसिड्स दैट गिव राइज द मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, and then that gives less H plus ions are said to be weak acids। अच्छा, यहाँ पर ये समझ लिया आप, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स, तो मिनरल एसिड्स मतलब जैसे HNO3, HCl, H2SO4, these all are strong acids। ठीक है, ये मिनरल एसिड्स आप याद रख ले बेटा, है ना, कि मिनरल एसिड्स कौन होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं आपसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे HCOOH, मिथेनोइक एसिड, CH3COOH, इथेनोइक एसिड, और COOH होल ट्वाइस, है ना। तो ये सारे एसिड्स जो होते हैं बेटा, ये वीक एसिड्स माने जाते हैं क्योंकि ये कम नंबर ऑफ H प्लस आयन देते हैं, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके से जो H प्लस आयन ज्यादा दे रहे थे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे। तो दोज बेसेस which can donate more number of OH minus ions are called strong bases। तो यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल, जैसे NaOH, है ना, KOH, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसेस। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसेस है। तो कैसे पता लगेगा ये आपको, जैसे पानी में आप घोलोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस एंड OH माइनस, ओके। तो यहाँ पर ये पानी में घुलने के बाद H प्लस और OH माइनस में, है ना,
टूट गया तो आपने सपोज 100 मॉलिक्यूल्स लिए इसके, और ये 100% ब्रेक होगा, 100 Na+ बनेंगे और 100 ही क्या बनेंगे, OH- बनेंगे। क्लियर है? तो इसने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस, इससे ज़्यादा तो दे नहीं पाता ये दिए है। लेकिन जब आप वीक बेसिस की बात करते हैं, वीक बेसिस, तो वीक बेसिस में अगर हम एग्जांपल लें NH4OH, ठीक है, NH4OH इज अ वीक बेस, ये एक वीक बेस है बेटा। तो अगर आप 100 मॉलिक्यूल लोगे तो 5, 10, 15 बस इतने ही टूटेंगे, सपोज 10 टूट रहे हैं, ठीक है, तो ये बनाएगा NH4+, है ना, एक्वस, तो ये भी 10 मिलेंगे, और OH- आयन भी कितने मिलेंगे आपको, 10 मिलेंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा नंबर ऑफ OH- आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो कम नंबर ऑफ OH- आयन देगा वो वीक बेस है। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्लियर हो गया आपको। जो ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आयन दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम नंबर ऑफ H+ आयन दे वो क्या रहेगा, वीक एसिड। जो ज़्यादा नंबर ऑफ OH- आयन जनरेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो कम नंबर ऑफ OH- आयन जनरेट करेगा वो वीक बेस हो जाएगा। ओके, अब इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ओके, स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। देखिए, आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ रेंज ऑफ 7 to 7.8। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्लड है वो एक क्या है, बेस है। तो 7 से 7.8 एक pH रेंज है जिस पर हमारा ब्लड जो है वो अच्छे से एक्टिविटीज कर पाता है। जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही है वो इसी नैरो रेंज में चल रही है pH के। और अगर हमको ज़्यादा मतलब हमारा pH लेवल अगर डाउन होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। क्या होता है, कई बार आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा कि बारिश में अगर जो पानी है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया तो वो जाएगा पॉन्ड में यानी तालाब में, वहाँ पर फिशेस वगैरह है, वो तालाब का pH लेवल क्या हो जाएगा, डाउन, क्योंकि जो रेन हुई है वो एसिडिक हुई है। ठीक है, तो एसिड रेन के कारण क्या होता है, पॉन्ड वगैरह का जो pH लेवल है वो लेस देन 5.6 हो जाता है। इट इज कॉल्ड एसिड रेन। And when acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river. The survival of the aquatic life in which rivers becomes difficult. तो जो फिशेस है, जो और भी ऑर्गेनिजम्स पॉन्ड या रिवर में रह रहे हैं, या फिर जो प्लांट्स वगैरह है, ये इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उनको सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। ओके, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही pH की तरफ क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये pH लेवल। ओके, इसके अलावा एक सेगमेंट आता है एनसीईआरटी की बुक में, डू यू नो एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स। तो द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश। देखिए, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये वीनस है बेटा, ये क्या है, वीनस। तो इसके आसपास जो है व्हाइट और येलो कलर के जो क्लाउड्स है, दीज क्लाउड्स आर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये H2SO4 के क्लाउड्स है। Do you think life can exist on this planet? No, because H2SO4 जो है वो strong acid है। अब सोचो, आप बारिश हो रही है और H2SO4 गिर रहा है आपके ऊपर, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। ओके, चले, इंपॉर्टेंस ऑफ pH में ही अगला पॉइंट आता है, द pH ऑफ द सॉइल। मतलब जो जमीन है, जो मिट्टी है ना, उसका pH लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। मतलब प्लांट्स जो है अपने हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक pH की रिक्वायरमेंट उनको होती है। सपोज करो कि किसी भी जमीन का जो pH है वो आपको पता लगाना है, किसी भी मिट्टी का pH आपको पता लगाना है, तो उसके लिए एक्टिविटी दी गई है 2.12। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब आपको टेस्ट ट्यूब लेना है और टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है। ठीक है, एंड इसके अलावा 2 ग्राम इसमें आपको मिलाना है सॉइल, 2 ग्राम सॉइल, और 5 ml वाटर लेना है आपको, 5 ml वाटर। और अब आपको इसको अच्छे से क्या करना है, शेक करना है। ठीक है, फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। और अब आपको इसको फिल्टर करना है, छानना है। और जो फिल्ट्रेट यानी जो लिक्विड आएगा छन्ने के बाद, फिल्टर होने के बाद, चेक द pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट
विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताया लेक्चर के, यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर देगा। ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाने के बाद जो लिक्विड है, मतलब जिसमें मिट्टी आपने घोली है, वो लिक्विड आपको कौन सा कलर दे रहा है, ठीक है, तो उस कलर के बेस पर आप पता लगा सकते हो कि जो आपकी सॉइल है उसका पीएच क्या है। ओके, व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल। देखिए हर जगह की कंडीशंस अलग अलग है। हो सकता है किसी जगह पर जो है वो एसिडिक नेचर हो, ज़्यादा हो सॉइल का, तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कुछ ऐसे बेसिक मैन्योर्स यानी ऐसे फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेंगे जो बेसिक हो नेचर में, ताकि वो एसिडिटी को क्या कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए। हो सकता है बहुत ज़्यादा बेसिक हो नेचर, तो आपको थोड़ा सा एसिडिक मटेरियल डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह की सॉइल का अपना नेचर है, प्लांट्स की अपनी रिक्वायरमेंट है। वो आपके आसपास जो सॉइल कंडीशन है, मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए क्या आइडियल सिचुएशन है, वो आपको पता लगाकर उस हिसाब से उसको ट्रीट करना होगा। ओके, चले, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यू नो वेरी वेल, आवर स्टमक सीक्रेट विच एसिड, बताएं बताएं जल्दी बताएं। वेरी गुड, HCl। HCl सीक्रेट करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। भाई डाइजेशन में हेल्प कर रहा है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पता चला भैया आपने सुबह से खाना ही नहीं खाया, मम्मी डांट रही है आपको, खाना ही नहीं खाया आपने, तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। अच्छा, कई बार उल्टा भी हो सकता है कि आपको वो कम खाने का बोला गया, आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी एसिडिटी हो जाती है। ओके, तो एसिडिटी से क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन होता है। टू गेट राइट ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसेस कॉल्ड एंटासिड्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट आर एंटासिड्स? दोज बेसेस विच कैन न्यूट्रलाइज द एसिड विच इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक आर कॉल्ड एंटासिड्स। ठीक है, तो एंटासिड्स, दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो ज़्यादा एसिडिटी जो हुई है उसको वो कम कर देंगे, बिकॉज न्यूट्रलाइज कर देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है बेटा MgOH होल ट्वाइस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसके थ्रू आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है, एसिड को। ओके, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट केमिकल, इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, पूछा गया है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में अगला आता है बेटा, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट के दांत जो है वो बचपन में खराब हुए होंगे, तो इसके पीछे भी केमिस्ट्री थी, लेकिन आप समझ नहीं पाए, तो आज समझ लेते हैं क्या केमिस्ट्री है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था, सलाइवा बिफोर मील तो न्यूट्रल और बेसिक होती है, लेकिन आफ्टर मील क्या होता है, खाना खाने के बाद आपकी जो सलाइवा है वो एसिडिक हो जाती है, 5.5 के आसपास उसका पीएच आ जाता है। टूथ इनेमल, देखिए टूथ इनेमल मतलब जो अपर लेयर ऑफ टीथ है, जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये अपर लेयर, ठीक है, अपर लेयर ऑफ टीथ, इसको बोलते हैं टूथ इनेमल। ये टूथ इनेमल है बेटा, टूथ इनेमल, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज मेड बाय नेचर, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, है ना। मतलब नेचर ने जो सबसे हार्ड मटेरियल हमारी बॉडी में बनाया है उसमें सबसे हार्ड ये टूथ इनेमल होता है। आप देखते हैं हमारा जो टीथ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर, Ca3PO4 होल ट्वाइस। ओके, यहाँ पर बेटा हमारा एम है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में दे, हम आपके सामने फालतू बकवास नहीं करते हैं, टू दी पॉइंट आपसे बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट ये फॉर्मूला है टूथ इनेमल का, पूछा जाता है क्या फॉर्मूला है टूथ इनेमल का। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। भाई ऐसा होता तो आप पानी पीते तो दांत घुल जाते आपके, ओके, बट इट कोरोडेट, लेकिन ये कोरोजन जरूर होता है इसमें। पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, चॉकलेट खाने के बाद, भाई बहुत फेवरेट है ना आपका, है ना, गर्ल्स का तो जनरली बहुत फेवरेट है ही, बॉयज़ भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब आप चॉकलेट खाते हैं तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आप ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है ना, टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होगा, कोरोजन होगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पर जो आपका टीथ है इस साइड पर तो बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही क्या हुआ है, खाना खाया है, ये खाना खाने के पहले की सिचुएशन है, खाना खाने के बाद वो रो रहा है, क्लियर है।
आप, चूंकि आपको आंसू हो सकता है नहीं दिखे उसके, लेकिन यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो आंसू आ रहे हैं उसके, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब आपने खाना खाया तो उसमें शुगर थी, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो डाइजेस्ट हुई और वो एसिड में कन्वर्ट हुई। अब अगर आपने क्या यूज़ नहीं किया, टूथपेस्ट यूज़ नहीं किया, तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होगी, न्यूट्रलाइज नहीं होगी तो कोरोजन करता जाएगा। द बेस्ट वे to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste। मेरी मम्मी ने भी कहा है, कई बार तो डेंटिस्ट ने भी कहा है, आपको डॉक्टर ने भी कहा है कि भैया टूथपेस्ट का यूज किया करो ट्वाइस अ डे, सुबह भी और शाम को भी। कुछ बच्चे तो इतने आलसी है कि सुबह तो करते ही नहीं है, अच्छा शाम को भी नहीं करते सोते वक्त। तो आप लोग बेटा टूथपेस्ट का यूज करें, बिकॉज द नेचर ऑफ टूथपेस्ट इज जनरली बेसिक। ये भी याद रखना है आपको, टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। फॉर क्लीनिंग द टूथ इट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, प्रिवेंट द टूथ डिके। तो टूथपेस्ट जो है वो आपका गार्ड है, आपके टूथ का क्या है, गार्ड है। उसका नेचर बेसिक है, वो माउथ में प्रेजेंट एसिडिक मटेरियल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और इससे आपके दांत जो है लंबे टाइम तक सेफ रहेंगे। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कई बार जो है वो एनिमल्स जो है अपना सेल्फ डिफेंस भी करते हैं। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड which causes pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causes burning pain. Okay? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हनी बी का स्टिंग है ये एक एसिड सिक्रीट करता है, इट इज मिथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। इसी तरीके से जो स्टिंगिंग हेयर्स हैं नेटल प्लांट के बेटा, इसमें भी वही मिथेनोइक एसिड है और इस मिथेनोइक एसिड की वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेन और इरिटेशन होता है। आप देखें मधुमक्खी ने आपको काट लिया, हनी बी ने काट लिया आपको, तो ये काटते एक्चुअल में वो स्टिंग होता है उसका बैक साइड में, उस स्टिंग से वो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, आपको पेन और इरिटेशन हो रहा है। अगर आप वहाँ पर टूथपेस्ट भी लगाएंगे तो आपको रिलीफ लगेगा, बिकॉज उसका नेचर भी बेसिक है। इसके अलावा बेकिंग सोडा जनरली घरों में होता ही है, खाने का सोडा, उसको पानी में घोलो और उसका थोड़ा सा उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, पेस्ट बना लो और उसको लगाओ, आप रब करो जहाँ स्टंग एरिया, आपको रिलीफ फील होगा क्योंकि वो बेस है ना। और ये जो एसिड है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, इसके अलावा डू यू नो एक सेगमेंट आता है आपके एनसीईआरटी बुक में, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। भाई नेचर ने भी प्रोवाइड किया न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। ये डॉग प्लांट है, मतलब जो नेटल प्लांट मैंने अभी आपको बताया था, इसी के पास जो फॉरेस्ट है वहाँ पर आपको डॉग प्लांट भी मिलेगा। अच्छा, ये डॉग प्लांट के जो लीव्स है उसको आप थोड़ा सा प्रेस करें, उसका जो पेस्ट बनेगा, अगर आपने जो नेटल लीव्स ने आपके अंदर जो मिथेनोइक एसिड डाला है, डॉग प्लांट की लीव्स का पेस्ट अगर आप लगाओगे तो ये आपको रिलीफ देगी। तो इसका मतलब नेचर ऑफ डॉग प्लांट क्या है, नेचर ऑफ डॉग प्लांट क्या हो गया, बेसिक। तो डॉग प्लांट के जो लीव्स है उसका नेचर क्या है, बेसिक है। तो नेचर ने आपको रेमेडी पास में ही अवेलेबल कराई है, दवाई भी है ना। नेचर ने अगर आपको कोई दर्द दिया है तो उसकी दवा भी पास में ही है। नेटल प्लांट के पास में ही उगता है डॉग प्लांट, है ना। तो डॉग प्लांट जो है उसकी लीव्स का जो नेचर है वो बेसिक है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ओके, और लास्ट में जो है कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई विनेगर में बताओ कौन सा एसिड होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क कर्ड में लैक्टिक एसिड। याद रखना है, ये टेबल भूलना नहीं है। ओके, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। एक्चुअल में मिथेनोइक एसिड का जो नॉर्मल नेम है ना वो फॉर्मिक एसिड भी होता है। ओके, और नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, नेटल अभी मैंने बताया नेटल स्टिंग, इसमें भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। ओके बेटा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा बेटा, हमारे साथ बने रहिए, है ना। हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन और जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको आगे इससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे मेगा माइंड स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।